दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण विमर्श नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में सक्षम मंच। ब्राजील के हालिया आयोजित ब्रिक्स शिखर बैठक में दो प्रमुख कारणों से वैश्विक चर्चाओं का केंद्र बनी है। पहला, अमेरिका की इस मंच को लेकर असहजता और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण संरक्षण और सीमा पर आतंकवाद जैसे विषयों पर किए गए ठोस वक्तव्य। दोनों घटनाओं को निहितार्थ आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य को समझने के लिए आवश्यक है। वस्तुतः अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नेतृत्वकारी भूमिका के दम पर एक ध्रुवीय व्यवस्था को बनाए रखा है, जिसे ब्रिक्स सीधे चुनौती दे रहा है। अधिकांश वैश्विक संगठनों ने अमेरिकी अब प्रभावी भूमिका में रहा है। अधिकांश वैश्विक संगठनों में अमेरिका अब तक प्रभावी भूमिका में रहा है। यह भी कह सकते हैं कि उसका वर्चस्व अन्य देशों की तुलना में कहीं बहुत अधिक रहा है। ऐसे में ब्राज़ील में हाल ही में आयोजित ब्रिक्स की बैठक सम्मेलन को विशेष संदर्भ में देखा जा सकता है। वस्तुतः इस बैठक में इस मंच के प्रति अमेरिका का असहज होना स्पष्ट रूप से दिखा, जबकि भारत ने अपने हितों के संबंधित मामलों के तथ्यों के साथ मजबूती से रखा। यहीं से एक बड़ा अंतर महसूस किया जा सकता है। वही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जलवायु परिवर्तन और उभरती तकनीकों का ब्रिक्स के एजेंडों में लाना इस मंच को वैश्विक भविष्य की दिशा तय करने वाला एक वैचारिक और नैतिक नेतृत्व मंच बनाने की शुरुआत है। इसका सीधा आशय था कि ब्रिक्स अब केवल एक आर्थिक मंच नहीं, बल्कि वैश्विक नीति और विमर्श की दिशा देने वाला एक प्रभावशाली मंच है। यही कारण है कि अमेरिका में असहजता गहराई जा रही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स देशों पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी इस बेचैनी का स्पष्ट संकेत है, क्योंकि आज ब्रिक्स अन्य वैश्विक मंचों में कुछ पश्चिमी देशों के एकाधिकार की नीति के बिल्कुल उलट सदस्य देशों के लिए विकास और समावेशिता का नया मार्ग प्रस्तुत कर रहा है। इस बार भी बैठक में जो साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, वह ब्रिक्स की भविष्य दृष्टि और वैश्विक योगदान को स्पष्ट करता है। यह दस्तावेज बहुपक्षीयता के सुदृढ़ करने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा करने और न्याय संगत विश्व व्यवस्था की बात करता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ब्रिक्स में बढ़ती दिलचस्पी। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स ने स्वयं की पश्चिमी गुटों, विशेषकर G7 की तुलना में एक समतामूलक मंच के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि दुनिया भर की उभरती अर्थव्यवस्था इसका हिस्सा बनना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स को लेकर यह आकर्षण इतना बढ़ा कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका में हुए सम्मेलन में 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता में रुचि दिखाई और 22 देशों ने औपचारिक आवेदन दिया था। इतनी बढ़ती दिलचस्पी के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सभी सदस्य देशों को बराबरी का स्थान और निर्णय में समान भागीदारी। दूसरा, यह समूह आर्थिक संभावना और व्यावहारिक विकास के द्वार खोल रहा है, विशेषकर उन देशों के लिए जो पारंपरिक पश्चिमी संस्थाओं के अक्सर हाशिए पर रखा गया था। यहाँ इस बात को समझना आवश्यक है कि IMF जैसी संस्थाओं में उभरते देशों को उनकी आर्थिक क्षमता के अनुपात में अधिकार नहीं है। उनके अलावा ब्रिक्स वीटो जैसे विशेषाधिकार के आधार पर निर्णय नहीं थोपता। उदाहरण के लिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में सभी सदस्य देशों के पास एक वीटो होता है। इसके अलावा यह बैंक कंटिजेंस रिजर्व अरेंजमेंट के अंतर्गत सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या से निपटने में तत्काल सहायता भी प्रदान करता है। यह विशेषता ब्रिक्स को G7 और ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं से अलग और अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी ब्रिक्स एक व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करता है। वर्ष 2010 में इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा मात्र 18% था और उस समय इसे G7 के मुकाबले एक कमज़ोर आवाज़ माना जाता था, किंतु अब यह धारणा टूट चुकी है। वर्ष 2023 में पहली बार ब्रिक्स देशों की सम्मिलित GDP क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर G7 समूह की कुल GDP से अधिक हो गई। इसके अलावा नॉमिनल GDP के आधार पर ब्रिक्स 2030 तक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में होगा, जो वैश्विक उत्पाद में
50% से अधिक योगदान देगा। इसके अलावा अन्य आर्थिक संकेतक भी ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को रेखांकित करते हैं। यही समूह वैश्विक निर्यात में लगभग 25% हिस्सेदारी रखता है, कच्चे तेल का 43% उत्पादन करता है और दुर्लभ खनिजों रेयर अर्थ मिनरल्स का 72% से अधिक भंडार अपने पास रखता है। ब्रिक्स वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का 43% प्रतिनिधित्व करता है, जो इस मानव संसाधन के दृष्टिकोण से समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। डॉलर के वर्चस्व की चुनौती। दशकों से अमेरिकी डॉलर वैश्विक वित्तीय प्रणाली का केंद्र बिंदु रहा है, किंतु ब्रिक्स देशों ने इस डॉलर आधारित व्यवस्था के समांतर एक नई प्रणाली की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। विशेष रूप से सदस्य देश आपसी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। भारत, रूस और रूस चीन के बीच हाल के वर्षों में स्थानीय मुद्राओं के व्यापार को प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स देश द्वारा एक साझा मुद्रा विकसित करने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। विशेष रूप से ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला द सिल्वा के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई। यद्यपि एक साझा मुद्रा का निर्माण तकनीकी, राजनीतिक और संरचनात्मक दृष्टि से आसान नहीं, फिर भी यह अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व को सांकेतिक चुनौती देने जैसा है। यही कारण है कि आज पश्चिमी देशों में ब्रिक्स की इन द डी-डॉलराइजेशन पहलों को लेकर गंभीर चिंता देखी जा रही है। पश्चिमी देशों की चिंता। पश्चिमी देशों की इस चिंता को ऊर्जा क्षेत्र में उदाहरण से भी समझा जा सकता है। वर्तमान में दुनिया बड़े तेल उत्पादक रूस, ईरान, सऊदी अरब और दो सबसे बड़े उपभोक्ता चीन और भारत ब्रिक्स मंच का हिस्सा हैं। यदि इन देशों के बीच डॉलर के स्थान पर घरेलू मुद्राओं या वैकल्पिक माध्यम से तेल व्यापार शुरू हो जाता तो यह डॉलर की प्रतिष्ठा को सीधी चुनौती होगी। उदाहरण के लिए, जब भारत ने प्रतिबंधों के बीच रूस से तेल खरीद स्थानीय मुद्रा और बढ़ाई, तब अमेरिका और यूरोप की खींच दिखाई पड़ी थी। इसलिए यह ब्रिक्स देश आपसी व्यापार के लिए एक सफल और गैर डॉलर व्यापार मॉडल तैयार कर लेते तो इससे वैश्विक लेनदेन में डॉलर की मांग घटेगी। अंततः अमेरिकी की आर्थिक स्थिति और वित्तीय प्रभुत्व पर गहरा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स की गतिविधियों को एक उभरते प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप द्वारा ब्रिक्स सदस्य देशों पर टैरिफ लगाने की खुली धमकी चाहे कठोर और अतिवादी हो, परंतु यह सच है कि ब्रिक्स का डी-डॉलराइजेशन एजेंडा दीर्घकाल में डॉलर की वैश्विक स्थिति को कमजोर कर सकता है। यही कारण कि आज विश्व स्वीकार कर रहा है कि ब्रिक्स एक वास्तविक प्रभाव रखने वाला ध्रुव है। ब्रिक्स देशों में अब पश्चिमी प्रतिबंधों और निष्प्रभावी करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा। हालांकि इसके बावजूद ब्रिक्स अभी वैश्विक नेतृत्व के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसका कारण यही है कि ब्रिक्स के भीतर आंतरिक मतभेद स्पष्ट हैं। चीन और रूस जहां तेजी से नए सदस्यों को जोड़कर प्रभाव क्षेत्र का विस्तार चाहते हैं, वही भारत और ब्राज़ील इस विस्तार को लेकर आशंकित हैं कि इससे समूह में उनका अनुपातिक प्रभाव कम न हो जाए। इसी प्रकार सऊदी अरब, ईरान जैसे पारस्परिक प्रतिद्वंदी अब एक ही मंच पर हैं, तो उनके बीच की तनातनी को संभालना ब्रिक्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक भारत और ब्राज़ील बनाम अधिनायकवादी चीन और ईरान की वैचारिक भिन्नता भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। इसलिए जहां एक और ब्रिक्स की विविधता इसे समावेशी बनाती है, वही दूसरी ओर विविधता आंतरिक एकता के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। फिर भी आज ब्रिक्स ने विश्व मंच पर परिवर्तन की जो आहट दिखी है, उसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। गैर पश्चिमी से नए वैश्विक मंच का दिया जा रहा है रूप। ब्रिक्स मंच पर भारत की भूमिका केवल एक सहभागी देश की नहीं, बल्कि एक संतुलनकारी नेतृत्वकर्ता की है। इस समूह में जहां एक और चीन और रूस अमेरिका और पश्चिमी गुटों के साथ सीधा टकराव में, वही भारत की विदेश नीति बहुध्रुवीय संवाद और सहभागिता पर केंद्रित है। यही दृष्टिकोण भारत को ब्रिक्स के भीतर एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाता है जो इसे पश्चिमी देशों और ब्रिक्स के बीच एक पुल की तरह प्रस्तुत करता है। भारत की यह क्षमता केवल आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि उसकी बहुध्रुवीय कूटनीतिक सक्रियता से है।
भारत आज क्वाड, शंघाई सहयोग संगठन, G20, G7 आमंत्रण समूह और ब्रिक्स में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इन विविध मंचों में भारत की स्वीकार्यता इसे एक विश्वसनीय ब्रिज नेशन बनाती है। विशेष रूप से ब्रिक्स प्लस विस्तार के संदर्भ में भारत को चाहिए कि वह अपनी रणनीति स्पष्ट रखे और देशों की सदस्यता का समर्थन करे जो न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो बल्कि राजनीतिक रूप से संतुलित, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में विविधता लाने वाला हो। भारत को आज चाहिए कि वह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एशिया के देशों को शामिल करने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे। इस रणनीति से भारत इस मंच को चीन अथवा रूस के प्रभाव से झुकने के बजाय ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ा सकता है। भारत यदि ब्रिक्स प्लस के विस्तार को संतुलित, समावेशी और दक्षिणी मुखी बनाए रखने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता तो यह न केवल इस समूह की स्थिरता को सुनिश्चित करेगा बल्कि भविष्य की बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था में जो भी अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को भी सुदृढ़ करेगा। विक्रांत कुमार सिंह जी, शोधार्थी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला। राष्ट्रहित में रूपांतरित हो जनशक्ति। डॉक्टर सुरजीत सिंह, यदि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में सही तरीके से उचित निवेश करे तो सच में बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। डॉक्टर सुरजीत सिंह, लेखक, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। भारत जैसे विशाल देश के लिए जनसंख्या एक दोहरी तलवार जैसी है। एक और देश ऊर्जा और श्रम शक्ति का स्रोत है, दूसरी ओर संसाधनों पर अत्यधिक दबाव भी डाल रही है। पहले की पीढ़ियां बड़ी संख्याओं को सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी और पारिवारिक मजबूती के रूप में देखती थी, परंतु आज का युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण असंतुलन के संकट जैसे प्रदूषण, जल संकट, जैव विविधता का ह्रास आदि को लेकर अधिक सजग हैं। इसलिए जब अब बहुत से लोग जनसंख्या को केवल संख्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। ग्रामीण युवाओं में भी जनसंख्या और परिवार नियोजन की प्रति चेतना बढ़ी है। स्कूलों में अब यौन शिक्षा और परिवार नियोजन को सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। लड़कियों में आत्मनिर्भरता की भावना बताती है कि शिक्षा प्राप्त लड़कियां प्रजनन संबंधी निर्णय स्वयं लेना चाहती हैं। युवाओं का दृष्टिकोण अब ज़्यादा वैज्ञानिक, व्यवहारिक और भविष्य केंद्रित होता जा रहा है। डिजिटल युग और बेहतर शिक्षा व्यवस्था ने युवाओं को परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण नीति और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अधिक जागरूक बनाया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आदि प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, जनसंख्या से जुड़े अभियान के माध्यम से वे अधिक सजग और जागरूक हुए हैं। आज का युवा परिवार नियोजन पर खुलकर बात करता है और इस विषय पर संवाद को प्रोत्साहित भी करता है। स्मार्ट फैमिली, स्मार्टर फ्यूचर सोच वाला युवा बड़े परिवार के बजाय गुणवत्तापूर्ण जीवन, कैरियर, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को अधिक महत्व देता है। युवाओं को समझ आ चुका है कि बढ़ती जनसंख्या न केवल संसाधनों को प्रभावित करती है बल्कि बेरोजगारी, झुग्गी झोपड़ियों के फैलाव, प्रदूषण, सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। यदि जनसंख्या को कुशल मानव संसाधन में बदला जाए तो वह आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि गर्भ-निरोधक तरीके से प्रयोग में वृद्धि हुई। सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 19 वर्ष की लड़कियों में गर्भधारण दर 7.9 से घटकर 6.8% रह गई है, जो स्पष्ट संकेत हैं कि जनसंख्या नियोजन अब एक ऐसी निजी जिम्मेदारी का हिस्सा बनता जा रहा है। यह सर्वेक्षण समाज में उभरती हुई प्रवृत्ति को और इशारा करता है। 20 वर्ष से 24 वर्ष 21.2% लड़कियां द्वारा विवाह पूर्व भी गर्भनिरोधक का उपयोग किया गया। यह इसे स्पष्ट करता है कि महिलाओं की यौन शिक्षा एवं उसका निर्णय क्षमता में वृद्धि हुई। जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ने से लगभग 45.5% युवतियाँ आधुनिक गर्भनिरोधकों का उपयोग करती हैं। शिक्षा के प्रसार से होने वाले शहरीकरण से सिर्फ युवाओं की जीवन शैली ही नहीं बदली बल्कि प्राथमिकता भी बदल गई। शिक्षा, डिजिटल पहुंच और नीतिगत परिवर्तन ने युवाओं को स्वतंत्र और जागरूक निर्णयकर्ता बना दिया है। जनसंख्या के प्रति अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण, जागरूकता और सक्रियता को देखते हुए आवश्यकता इसकी है कि भारत की जनसंख्या नीति को युवा केंद्रित बनाया जाए ताकि भारत
न केवल जनसंख्या नियंत्रक बल्कि जनसंख्या प्रबंधन और नवोन्मेष में विश्व का नेता बने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का विश्लेषण बताता है कि यदि भारत अपने युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सही तरीके से निवेश करे तो 2040 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। नीति आयोग रिपोर्ट भी रेखांकित करती है कि युवा अब केवल नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि उद्यमी, स्टार्टअप निर्माता और नवप्रवर्तक के रूप में उभर रहे हैं। नीति आयोग का सुझाव है कि जनसंख्या नीति में युवाओं की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे वे स्वयं अपनी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य योजनाओं को निर्णय में सही सह निर्माता बन सके। 15 से 34 वर्ष की 65% आबादी के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश है, जिसकी औसत आयु 29 वर्ष है। 2030 तक युवाओं की अनुमानित जनसंख्या 85 करोड़ हो जाएगी। यदि हम इस श्रम बल को कुशल बना पाएँ तो आर्थिक अवसर ही सबसे बड़ी खिड़की भारत के सक्षम खुल सकती हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 34 वर्ष के 22% बेरोजगार युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत 15 से 35 वर्ष के 52% शहरी आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बनाने से न सिर्फ गरीब और अमीर के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में अंतर समाप्त होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े राज्यों में उच्च प्रजनन दर भी इसका असर पड़ेगा। इस युवा आबादी को देश के आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए एक समन्वित मानव पूंजी विकास रणनीति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। इसके लिए कौशल विकास, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और स्वास्थ्य संरचना में सुधार कर इस कार्यशील आबादी का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। अब हमें जनसंख्या को नंबर की तरह नहीं बल्कि संभावनाओं, अधिकारों के नज़रिए से देखना चाहिए, जिससे जनशक्ति को राष्ट्रीय शक्ति में बदला जा सके। मोबाइल से मतदान की अभिनव पहल। ई वोटिंग प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए। मतदान प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समावेशी बनाना भारत की एक बड़ी चुनौती है। मतदान प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समावेशी बनाने भारत की एक बड़ी चुनौती है। स्थानीय निकाय चुनाव में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने वाला बिहार पहला कदम इस क्रांतिकारी पहल है। बिहार इस नवाचार को अपनाने वाला राज्य बन गया है। बिहार राज्य चुनाव आयोग अनुसार 70.2% मतदाताओं ने इस नई प्रणाली का उपयोग किया, जबकि 54.63% ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। यह रुझान न केवल ई वोटिंग को स्वीकार्यता को दर्शाता है, बल्कि इसके व्यापक उपयोग और भविष्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने की संभावनाओं को रेखांकित करता है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोग मत पेटी तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाते। लोग में खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में मतदान केंद्रों पर पहुंच कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण है। भौगोलिक दूरी, खराब परिवहन सुविधा, खराब मौसम की स्थिति और शारीरिक अक्षमता जैसे कारक मतदाताओं को मतदान केंद्र से रोकता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में व्यस्त जीवन शैली और समय की कमी भी मतदान प्रशिक्षण को प्रभावित करती है। ई वोटिंग इस समस्या का एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। मोबाइल फोन आधारित मतदान प्रणाली मतदाताओं को अपने घर से अपनी सुविधानुसार सुरक्षित और तेज़ी से मतदान करने का अवसर प्रदान करती है। हालांकि ई वोटिंग की राह चुनौतियों से खाली नहीं। सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा, डिजिटल वोटिंग सिस्टम को हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर हमलों से बचना अनिवार्य है। इसके लिए मजबूत इंक्रिप्शन, सुरक्षित सर्वर और नियमित साइबर ऑडिट की आवश्यकता होती है। बिहार में लागू की गई प्रणाली ने इस दिशा में कदम उठाए, लेकिन इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए अधिक व्यापक सुरक्षा उपाय की आवश्यकता होगी। दूसरी चुनौती डिजिटल साक्षरता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग अभी भी स्मार्टफोन, इंटरनेट का इस्तेमाल से अनजान हैं। ऐसे में ई वोटिंग को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान और तकनीकी प्रशिक्षण जरूरी है। तीसरी चुनौती तकनीकी सुविधा, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की कमी ई वोटिंग को बाधा बना सकती है। इन समस्याओं को हल कर इस प्रणाली को पूरी तरह लागू किया जाना मुश्किल होगा। बिहार के परियों ने साफ है कि लोग इस प्रणाली के अनुमान के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस सरल, सुरक्षित बनाया जाए। भविष्य में इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सके। यह प्रणाली अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो तो भारत का लोकतांत्रिक और अधिक सशक्त समावेशी बन सकता है।
देवेंद्र राज सुथार। खतरे में लोकतंत्र, खतरे में लोकतंत्र, संविधान के बेसुरा राग, डॉक्टर M.K. वर्मा। भारतीय लोकतंत्र संविधान प्रारंभ से ही झंझावातों से गुजरा है। शुरू में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थी पुनर्वास, औपनिवेशिक मानसिकता, पाकिस्तान एवं चीन विवाद आदि से विदेशी विद्वानों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह जाएगा। भारत की जनता, सरकार और विपक्ष ने गलत साबित कर दिया। आज स्थिति विचित्र है। विपक्षी दल सत्तारूढ़ भाजपा राजग को अपदस्थ करने हेतु न केवल उस पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रिया और संविधान को ही लांछित करने का प्रयास करते हैं। यह लोकतंत्र के आत्मा पर प्रहार करने जैसा है। संविधान, संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक प्रक्रियाएं लोकतंत्र का आत्मा है। विपक्षी दल इस पर लगातार आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान के प्रति ललकार कर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें इसे बचाना है। संविधान में संशोधन और इसके खतरे में होने के बहुत फर्क हैं। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सरकार, संसद संविधान में बदलाव या संशोधन तो कर सकती हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। जो नेता संविधान की दुहाई देते हुए स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं, इनमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। साफ है कि किसी के भी द्वारा संविधान नष्ट या खतरे में होने और लोकतंत्र के लिए संकट खड़े हो जाने की बात करना भ्रम फैलाना है और संविधान के अस्मिता पर आक्रमण जैसा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार संविधान को केवल बदला ही नहीं वरन नष्ट करने का भी प्रयास किया। 1959 में प्रधानमंत्री नेहरू ने केरल में नंबूदरीपाद का निर्वाचित वामपंथी सरकार को अकारण भंग कर अनुच्छेद 356 का मनमाना इस्तेमाल किया। जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेता और बेगुनाह लोगों को मिसा और DIR जैसे कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया गया। इनमें अपील, दलील और वकील का प्रावधान भी न था। अनेक दलों के नेता जिन्हें कांग्रेस ने आपातकाल में जेलों में ठूसा था, वे भी मोदी विरोधी के चलते आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं। आपातकाल के अखबारों पर सेंसरशिप लाद दी गई। उसी दौरान कांग्रेस ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कुछ बड़े बदलाव किए और ऐसी प्रावधान जोड़े जो संविधान निर्माताओं ने अस्वीकार कर दिया था। इंदिरा गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय तक को नहीं छोड़ा और 3 वरिष्ठ न्यायमूर्ति की उपेक्षा कर न्यायमूर्ति AN रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। विपक्षी काफ़ी समय से संवैधानिक संस्थाओं और खासकर चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है। चूँकि चुनाव ही सत्ता की रीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्षी के लिए काफ़ी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयोग की नियुक्तियों और निर्णयों पर उंगली उठाता तो कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताता है। कभी EVM मतदाता सूची में अनियमितता हटा देने में विलंब, दलील और पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने की प्रयास करता। अनेक राज्यों में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियों की फर्जी तरीके से आधार, पेंशन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। ये लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक ही मत देने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने इस पर अपनी रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में मतदाता सूची को गहन पुनरीक्षण का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है जो विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी है। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। देखना है कि न्यायालय इस पर क्या अंतिम निर्णय लेता है। राहुल गांधी तो विदेश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं। गत अप्रैल में उन्होंने अमेरिका में भारतीय चुनाव प्रणाली पर गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया। जब नेता प्रतिपक्ष ही लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर विदेश में ऐसे अनर्गल आरोप लगाएगा तो न केवल भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक छवि खराब होगी, वरना जनता के मन में भी शंका उत्पन्न होगी। देश की मतदाताओं
प्रत्याशियों और दलों की विशाल संख्या, चुनाव की बारंबारता, प्रक्रियाओं की जटिलता, तकनीकी प्रशासनिक चुनौतियां, सांप्रदायिक और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता आदि को समायोजित कर अत्यधिक मेहनत से संपन्न की जाने वाले कठिन चुनाव प्रक्रिया पर नेता और राजनीतिक दल 1 मिनट में कालिक पोत देते हैं। यह अक्षम्य अपराध हैं। चुनाव प्रक्रिया में कुछ अधिकारी कर्मचारी किसी निर्वाचित क्षेत्र में गलती करे तो कुछ क्षेत्रों में जाने अनजाने कोई त्रुटि हो तो कुछ मतदाता सूची में कहीं अनियमितता भी दिखे, लेकिन चुनाव आयोग इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। वो चिन्हित लोगों को विधि अनुसार दंड भी देता है, लेकिन विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं और प्रक्रिया को लांछित कर अनुचित अवांछनीय है। यदि विपक्षी दलों ने लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं का प्रति आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा तो जनता की आस्था लोकतंत्र और संविधान में घट सकती है, जो लोकतंत्र, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी के लिए हानिकारक है। लेखक सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स में निर्देशक, राजनीतिक विश्लेषक। बीज से वृक्ष की यात्रा। न्यूटन ने धरती पर गिरते हुए सेब को देखकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को पहचाना था। देखा जाए तो इसमें धरती को आकर्षण के कुछ अधिक व्यापक सत्य हैं। सेब धरती पर गिरा, एक से अनेक होने के बीच की समग्र जीवन शक्ति अपने वंश विस्तार से संलग्न। यही तथ्य दृष्टि विस्तार को स्पष्ट करते। स्थिर और निर्जीव सा प्रतीत होने वाला बीज धरती को कोख में पहुंचकर आवास, हवा, पानी और सूरज का संपर्क पाकर गतिशील होकर वृक्ष बनता है, क्योंकि बीज में ऐसे में अनेक होने का संकल्प है। प्रत्येक बीज में वंश वृद्धि होने का मूल प्रवृत्ति है। इतना सूक्ष्म बीज विशाल वृक्ष कैसे बन जाता है? बीज का उगना विराट प्रकृति की इतनी ही छोटी घटना क्यों नहीं है? लेकिन बीज के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति, प्राणियों तथा जीवन को समझने का प्रयास किया। बीज में जड़, शाखा, तना, फल, फूल और पत्ता दिखाई नहीं देता, किंतु बीज में उनका अस्तित्व विद्यमान है, भले वह कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो। इसलिए बीज और वृक्ष भिन्न नहीं, यह सूक्ष्म ना तो विराट की कल्पना नहीं की जा सकती। बीज वृक्ष की सुप्तावस्था है, बीज वृक्ष का जागरण अवस्था है। बीज से वृक्ष होने की यात्रा कुछ अन्य उपकरण तत्व भी आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक बीज वृक्ष नहीं बन पाता है। वृक्ष की भांति हमारे भीतर भी व्यापक संभावना विद्यमान है, बस उन्हें साकार रूप देने से उपेक्षित पुरुषार्थ करने की देर है। कोई नहीं जानता कि उनमें से कौन सा देवता को सिर चढ़ाएगा और कौन सा शमशान घाट जाएगा। हम 5 पंखुड़ी, पंचतत्व और पुष्पों की जीवन यात्रा भविष्य भी इन पुष्पों की तरह है। अंततः हमें भी खाक बच जाना है। विधि के ऐसे ही विधान में हमारा वैसा ही पुष्प बनकर जीना सफल हो। जो अपने बीज और सुधा को छोड़ जाए तो सुगंध आसमान में। डॉक्टर निर्मल जैन।